सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर अतुल कुमार यादव, श्री रामेश्वर महादेव इंटर कॉलेज, क्राइस्ट नगर, वाराणसी। आज मैं आप सभी को प्रताप नारायण मिश्र के जीवन परिचय से अवगत कराऊंगा। भारतीय युग के प्रमुख साहित्यकारों में अपना स्थान रखने वाले प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में उन्नाव के बैजे नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम संकटा प्रसाद था, जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और इसी व्यवसाय के माध्यम से ये अपना जीवन यापन भी करते थे। ये व्यवसाय इनका इतना प्रसिद्ध था कि ये इसी के बदौलत उन्नाव से कानपुर आकर रहने लगे। वो ये चाहते थे इसी पैतृक व्यवसाय को हमारा पुत्र प्रताप नारायण भी देखे, लेकिन प्रताप नारायण मिश्र इस व्यवसाय में एकदम रुचि नहीं रखते थे। उन्होंने अपने पिता को साफ मना कर दिया और ये उनका थोड़ा मना करने का यह भी स्वभाव था कि ये थोड़ा मस्तमौला या मनमौजी स्वभाव के थे, जिससे इनके पिताजी खासे नाराज हुए। फिर इनकी सबसे पहली पहचान, या कह सकते हैं साहित्य में सबसे पहले परिचय इनके कवि वचन सुधा पत्रिका से हुई, जिसके माध्यम से ये साहित्य में अपने कदम को रखते हैं। ऐसा नहीं था कि इसके पहले ये साहित्य से अवगत नहीं थे। वो साहित्य में कुछ देख और समझ भी रहे थे और वो इसी साहित्यिक रुचि के कारण कवि वचन सुधा से जुड़े और भारतेंद्र जी को अपना एक पथ प्रदर्शक के रूप में स्वीकार करते हुए साहित्य की सेवा में जुट गए। आप लावनी में रचनाएं करते थे और बहुत सरस और बड़ा सुंदर रचनाएं करते थे। और इसके बाद आप विशेषकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का एक तरीके से जो कह सकते हैं प्रभाव, वो निबंधों में आपने दिखाया। आपने नाटकों की भी रचना की, लेकिन विशेष करके आपका जो कौशल था वो निबंधों में उभर कर आया। आप छोटी से छोटी विषय या छोटे से छोटे विषय को उठाकर एक निबंध का रूप दे देते हैं। जैसे आपके पाठ्यक्रम में बात एक छोटा सा, जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन उसी बात निबंध को प्रताप नारायण मिश्र जी ने उठाया या उसी बिंदु बात को पकड़ा और करीब 2 पेज का एक प्रभावशाली निबंध लिख दिया। बात का क्या प्रभाव है और बातों के प्रभाव से कैसे आदमी किसी दूसरे को प्रभावित कर सकता है, इसकी बड़ी सुंदर विचारात्मक शैली में अच्छे ढंग से इसकी व्याख्या की है। प्रताप नारायण मिश्र ने 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें ब्राह्मण और हिंदुस्तान एक पत्र था। संपादक के तौर पर उसमें काम इन्होंने किया, लेकिन इनकी जो कीर्ति का आधार रहा वो ब्राह्मण पत्रिका ही रही। और आप भी बहुत दिनों तक नहीं जीवित रह सके, साहित्य की सेवा नहीं कर सके और 38 वर्ष की अल्पायु में ही आपकी सन 1894 ईस्वी में आपकी मृत्यु हो गई। और आपने साहित्य को नाटक के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, निबंधों के माध्यम से, संपादन के माध्यम से
इन सब से विशेष रूप से प्रभावित किया। आपने कानपुर में एक रसिक समाज की भी स्थापना की जो समस्या पूर्तियों की रचना करती थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय युग में एक बहुत प्रमुख विशेषता ये भी रही कि समस्या पूर्ति, उसमें कोई एक समस्या कवि या जो मंडल रहता था कवियों का उसमें रख दी जाती थी और उसी पे तत्क्षण कविता करनी पड़ती थी। तो ये काम बनारस में भी चल रहा था समस्या पूर्ति के माध्यम से। भारतेंद्र जी भी समस्या पूर्ति लिख रहे थे, उधर कानपुर में भी ये क्रम अनवरत जारी था। आजमगढ़ में भी ये समस्या पूर्ति का करने का क्रम जारी था। तो ये सब मिला के जो भारतेंद्र युग की एक विशेषता निकल कर आती है समस्या पूर्ति, वो भी बड़े जोर शोर से चल रही थी। अब हम बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं के। तो सबसे पहले निबंधों की हम बात करते हैं। और आपने निबंध तो बहुत लिखे और आपके सिलेबस में भी एक निबंध है बात, आप, भव, मुझ, छोटे छोटे निबंधों को आपने लिखा। लेकिन अगर उनके निबंध संग्रहों की बात की जाए तो निबंध संग्रह में प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा, नाटक कलि प्रभाव, हठी हमीर, गौ संकट, रूपक भी एक नाटक का ही प्रकार माना जाता है। वो 2 रूपकों की रचना की, कलि कौतुक, भारत दुर्दशा। आप इसके पहले सुने होंगे कि भारतेंद्र जी ने भी भारत दुर्दशा नामक नाटक की रचना की थी। तो भारत दुर्दशा जो भारतेंद्र का नाटक था वो अलग था और यहाँ जो प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है वो अलग है। प्रहसन यानी कि हास्य पे भी उन्होंने अपने कलम चलाए। तो ज्वारी खुआरी, समझदार की मौत। फिर काव्य एक कहा जाता था कि उस समय जैसा काव्य का विषय था, काव्य का जो विषय था वो थोड़ा भारतीय सामाजिक परिस्थितियों से संबंध रखता था। तो उस पे भी इन्होंने विशेष रूप से कलम चलाई। मन की लहर, सिंगार विलास, लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पावली, दंगल खंड, तृप्त्यांताम, ब्रांडला स्वागत, मानस विनोद, शैव सर्वस्व, प्रताप लहरी। संग्रह आपने 2 संग्रह भी किए, एक प्रताप संग्रह, दूसरा रसकांत शतक। संपादन आपने ब्राह्मण पत्रिका तथा हिंदुस्तान पत्र का संपादन किया। अनुदित ग्रंथ आपने जो अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में अनुवाद किए हुए ग्रंथ जो आपने किए, चरिताष्टक, पंचामृत, राज सिंह, राधा रानी, वचनावली, कथामाला, संगीत शाकुंतल आदि। इसके अतिरिक्त मिश्र जी ने लगभग 10 उपन्यासों, जीवन चरितों, नीति पुस्तकों का भी अनुवाद किया। इनमें राजू सिंह, राधा रानी, चरिताष्टक, पंचामृत, वचनावली, इंदिरा, कथामाला, संगीत शकुंतला आदि प्रमुख है। भाषा, अब मिश्र जी की भाषा पर बात की जाए तो मिश्र जी उर्दू, अरबी, फारसी सभी भाषाओं का अपने साहित्य में, निबंध में प्रयोग करते हैं। वो चाहे उपन्यास हो, इन सब में प्रयोग करते हैं। और ये इन्होंने ये इसकी जो उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, इन सब भाषाओं का ज्ञान घर पर रहकर ही प्राप्त किया था। तो भाषा का जो एक उनका समृद्ध ज्ञान था, उन्होंने अपने साहित्यिक विधाओं में उसका प्रयोग किया। और उनकी भाषा एक प्रकार से, जिस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख रहे थे सामान्य जन भाषा में, उसी प्रकार आप भी एक सामान्य जन भाषा में लिख रहे थे, जिससे एक अनपढ़ व्यक्ति भी उनकी भाषाओं को आसानी से समझ सकता था
उसका अध्ययन कर सकता था। कबीर के बारे में भी यही कहा जाता है। कबीर भी बड़ी जनसामान्य भाषा में अपनी काव्य रचना करते थे और यही कबीर की विशेषता रही कि वो जन सामान्य में भी, अनपढ़ व्यक्ति भी उनके दोहों को आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है। वो दूसरे व्यवहारिक रूप में दूसरे को समझा भी सकता है। तो उसी प्रकार प्रताप नारायण मिश्र की भी भाषा थी। वो यत्र तत्र जो समाज में प्रचलित कहावत थी, मुहावरे थे, इन सब का भी प्रयोग करते हैं और जो ग्रामीण भाषा में जो शब्द प्रचलित थे उसका भी प्रयोग करते हैं। यही कारण है इनकी शैली जो थी, भाषा का जो एक क्रम था, ये ग्रामीण स्तर पर भी, शहरी स्तर पर भी सब समान रूप से शहरी स्तर के पाठकों को समान रूप से आकर्षित करती थी। इनकी भाषा में थोड़ा अनगढ़ की शिकायत मिल सकती, यानी कि लोग कह सकते हैं थोड़ा तारतम्यता नहीं है, या कह सकते हैं इधर क्षेत्रीय भाषाओं को उठाकर रख दिया गया, तो थोड़ा यहाँ कठिनाई महसूस हो सकती है लोगों को या पाठकों को कि अरे कौन सी भाषा, अगर उस क्षेत्र विशेष का नहीं है तो वो नहीं समझ सकता है। तो उसी को कहते हैं कि अनगढ़ की शिकायत मिल सकती है। किंतु अगर स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो उसके माध्यम से हम कुछ विशेष शब्दों को भी ग्रहण कर सकते हैं या विशेष शब्दों को भी जान सकते थे। और हमने बताया भी कि वो अपने निबंधों में या नाटकों में अंग्रेजी के भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उर्दू, अरबी, फारसी का भी प्रयोग करते हैं। जब हम आपको निबंध का अध्ययन कराएंगे तो आप देखेंगे कैसे जगह जगह वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का भी प्रयोग करते हैं और उसके क्रम में आगे बढ़ते हुए अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी सभी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ आप देखेंगे संस्कृत की कुछ सूक्तियों को भी रखते हैं अपने निबंधों में। और ये पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि बात निबंध में उनकी अगर भाषा को समझना हो और शैली को समझना हो तो अच्छी तरीके से इसी निबंध में आप उनको समझ सकते हैं। और अब शैली के स्तर पर देखा जाए तो उन्होंने प्रमुख रूप से 2-3 शैलियां अपनाई। एक विचारात्मक शैली, दूसरा हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली। गंभीर विचारात्मक शैली, इसमें विचारों का अपने विचारों को लेखक इस प्रकार से रखता है कि वो क्रमबद्ध ढंग से पाठक के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। कोई एक विषय वस्तु उठाता है और उस पे अपना विचार प्रकट करते हुए आगे बढ़ता है। हास्य व्यंग्य इसके पूर्व हमने, या हम कह सकते हैं अगर भारतेंदु की हम बात करें, भारतेंदु जी भी हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में रचनाएं कर रहे थे। उसमें मनोरंजन भी होता है और एक तरीके से एक व्यंग्य भी, कि जिससे व्यंग्य के माध्यम से समाज को या इस राष्ट्र को, देश को जागरूक किया जाए। व्यंग्य ही रहता है, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। और इसके लिए बड़ी ही चुटकीली या मज़ेदार भाषा का इस्तेमाल होता है कि अगर हम कहें कि अपना काम भी कर जाइए और किसी को उस काम का एहसास भी ना हो, तो ऐसे साहित्यकार के रूप में हम प्रताप नारायण मिश्र को कह सकते हैं। या हम कहते हैं कहावत के रूप में, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो वही स्थिति आपके प्रताप नारायण मिश्र की थी कि बात कह देते थे और वो पाठकों के समझ तक भी पहुंचती थी। और जब पाठक के पास पहुंचते थे तो पाठक को कहीं ना कहीं उसकी अनुभूति हो जाती थी कि लेखक कहना क्या चाह रहा है। और ये एक अच्छे साहित्यकार की अपनी एक विशेषता है। अब हिंदी साहित्य में अगर हम स्थान की बात करें तो हिंदी साहित्य में प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण स्थान है। ये भारतेंदु युगीन लेखन परंपरा में तृतीय स्तंभ के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। और भारतेंदु के साथ साथ बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ये त्रिमूर्ति के रूप में भी साहित्य में अपना स्थान रखते हैं।
तो जहाँ भारतेंदु जिस साहित्य में एक अलग काम कर रहे थे, वो उसी के साथ साथ उसी भारतेंदु से ही प्रभावित होकर आपके प्रताप नारायण मिश्र भी साहित्य में अपना योगदान दे रहे थे। अपने पत्रिका ब्राह्मण के माध्यम से उन्होंने जग जागरूकता का भी एक कार्य किया, और ये पत्रिका इतनी प्रसिद्ध रही कि साहित्य में भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं की अगर हम चर्चा करते हैं तो उसमें ब्राह्मण का भी विशेष स्थान है। और ये एक संपादक, कुशल संपादक की एक पहचान है कि अपने पत्रिकाओं के माध्यम से साहित्य जगत में एक नए चेतना का संचार करना, पाठकों को जागृत करना, समाज को जागृत करना, देश को जागृत करना, ये सब उस पत्रिका के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र ने काम किया। आप एक उच्च कोटि के निबंधकार, कुशल संपादक और प्रतिभाशाली नाटककार थे। वस्तुतः हिंदी भाषा के प्रचार, प्रसार तथा विकास में आपने कुछ योगदान भी दिया, और ये साहित्यिक समाज या साहित्यिक दुनिया, क्या कह सकते हैं, पूरा साहित्यिक इतिहास आपका ऋणी रहेगा। आपने 38 वर्ष की ही अल्पायु में साहित्य को बहुत कुछ दिया, और भारतेंदु युग की ये थोड़ा कह सकते हैं कि ईश्वरीय प्रकोप रहा कि 35 वर्ष की अल्पायु में जहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपने प्राण को त्याग देते हैं, वहीं 38 वर्ष की अल्पायु में आपकी भी मृत्यु हो जाती। अगर हम ये उम्मीद करते, अगर ये साहित्यकार कुछ और अधिक दिनों तक जीवित रहते, तो हो सकता था हमारे साहित्य का कुछ अलग ही रूप हमारे सामने रहता। धन्यवाद।